हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली 2023 का क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले 2023 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका 2023 का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो 20 ऑब्जेक्टिव आपको 2023 में पूछा गया है। उन सारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि in measurement system which of the following are undesirable static characteristics। इन सारे ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अनडिजायरेबल स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। याद होगा आपको, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपको 10 नाम बताए थे। रेंज, स्पैन, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिजोल्यूशन, सेंसिटिविटी, डेड जोन, डेड टाइम और लीनियरिटी, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोग 10 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में वहां पर डिस्कस किए थे। अब यहाँ पर देखिए, इसमें ऑप्शन ने पूछा है कौन अनडिजायरेबल है। इसका मतलब है कुछ इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहला देखिए सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी, तो ये स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा देखिए है ड्रिफ्ट, स्टैटिक एरर और डेड जोन, तो डेड जोन ही स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, ड्रिफ्ट और स्टैटिक एरर नहीं आता है, तो ये आंसर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि थर्ड ऑप्शन में है रिपीटेबिलिटी एंड नॉन लीनियरिटी, तो सॉरी रिप्रोड्यूसिबिलिटी, तो ये आपको आता है लेकिन नॉन लीनियरिटी नहीं आता है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है। और इस वाले में देखिए है ड्रिफ्ट, स्टैटिक एरर, डेड जोन और नॉन लीनियरिटी। इसमें सिर्फ डेड जोन ही स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, बाद बाकी ये तीनों आपका स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या देखिए सर, कि फर्स्ट ऑप्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि ये दोनों आता है। सेकंड ऑप्शन में जो है ड्रिफ्ट और स्टैटिक एरर नहीं आता है, तो ये ऑप्शन होने की संभावना है। तो इसमें क्या गो है, तो दो गो ऐसा है, तीन गो दिया हुआ है, इसमें से दो गो ऐसा है जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आता है। सी ऑप्शन में क्या है, एगो है एगो नहीं है, यानी इसमें एगो ऐसा है जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आता है। और डी ऑप्शन में क्या है सर कि एक दो तीन, तीन गो ऐसा है ड्रिफ्ट, स्टैटिक एरर और नॉन, तीन ऑप्शन, तीन पॉइंट ऐसा है जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा तो आपको पता चला है कि ऑप्शन डी में सबसे ज्यादा टर्म है जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में कुछ इस तरीके से आंसर्स को टिक करना पड़ता है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है कि ए नल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट एज कंपेयर टू डेफ्लेक्शन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट आपको बताएं जो जीरो रीडिंग शो करे उसको नल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, और जो पॉइंटर डेफ्लेक्ट होकर रीडिंग आपको दे उसको हम लोग डेफ्लेक्शन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो कह रहा है कि नल टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट की तुलना में क्या है उसके पास, तो हाइयर एक्यूरेसी। तो याद रखिएगा नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में एक्यूरेसी ज्यादा होता है, सेंसिटिविटी भी ज्यादा होता है। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट मोर एक्यूरेट होता है, मोर सेंसिटिव होता है, ठीक है, कंपेयर टू डिफ्लेक्शन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है वो फास्टर रेस्पॉन्स देता है कंपेयर टू नल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नल टाइप पूछा है तो नल टाइप में एक्यूरेसी ज्यादा है सर, तो ज्यादा है। क्या लोअर सेंसिटिविटी होता है, तो नहीं सर, लोअर सेंसिटिविटी नहीं होता है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, हायर सेंसिटिविटी होता है नल टाइप में। फास्टर रिस्पॉन्स डिफ्लेक्शन टाइप देता है, नल टाइप नहीं देता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। जब ये दोनों गलत हो गया तो डी भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो दो का क्या हो गया, ए हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है कि डिफ्लेक्शन मेथड ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट आर मोस्ट वाइडली यूज्ड एज दीज आर। डिफ्लेक्शन मेथड को हम लोग मोस्ट वाइडली यूज करते हैं। मोस्ट वाइडली क्यों यूज करते हैं सर, क्योंकि डिफ्लेक्शन मेथड आपका सिंपल होता है, लीस्ट टाइम कंज्यूम होता है, मोर एक्यूरेट तो नहीं होता है लेकिन मोस्ट सिंपल और लीस्ट टाइम कंज्यूम तो होता ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो थ्री का डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, सिंपल एरर कहते हैं, बहुत ही इजी सवाल। तो चार का ऑप्शन बी हो गया। उसके बाद पांचवें नंबर में कह रहा है कि द पीएमएमसी मीटर कैन मेजर, पीएमसी क्या मेजर करेगा, एसी क्वांटिटी नहीं करेगा। उसके बाद डीसी क्वांटिटी करेगा, एसी डीसी दोनों नहीं करेगा, नन ऑफ दीज नहीं करेगा। यहाँ पर बी क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एसी ओनली, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ओनली एसी मेजर करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन पीएमएमसी टाइप डीसी करता है, मूविंग आयरन टाइप एसी डीसी दोनों करता है।
उसके बाद डेफ्लेक्शन आमीटर टाइप, डेफ्लेक्शन आमीटर टाइप जो है आपका डेफ्लेक्शन है यहाँ पर डीसी मान लीजिए, और इंडक्शन टाइप जो है वो एसी करता है। तो ओनली एसी कौन कर रहा है? तो ओनली एसी आपका ओनली इंडक्शन टाइप कर रहा है, ऊपर का तीनों ऑप्शन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेफ्लेक्शन टाइप में आप चाहें तो एसी डीसी लगा सकते हैं, अगर वो एमआई टाइप से बना हुआ है तो एसी डीसी दोनों करेगा, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर आपको चौथा ऑप्शन इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो ओनली एसी मेजर करता है, तो ऑप्शन डी क्या हो गया आपका? करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में कर रहा है द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ ऑसिलेशन। जो ऑसिलेशन होता है, जो डैम्पिंग होता है पॉइंटर के अंदर, उस ऑसिलेशंस को, वाइब्रेशन को रिमूव करने के लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है? कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होता है सर, डैम्पिंग टॉर्क या डैम्पिंग फोर्स होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द करंट रेंज ऑफ डीसी आर्मेटर कैन बी एक्सटेंडेड बाय। डीसी आर्मेटर के रेंज को एक्सटेंड कैसे करते हैं? तो शंट लगाकर, सिंपल जानते हैं आप, शंट लगाकर। पावर ट्रांसफर नहीं लगाते हैं, सीटी लगाते हैं हाई करंट के लिए, तो यहाँ पर सीटी हो नहीं सकता है, पीटी भी नहीं हो सकता है, तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए द बर्डन ऑफ करंट ट्रांसफर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। ये क्वेश्चन आपका पिछले क्वेश्चन से रिपीटेड है, आपको बताए थे कि इसमें आपको ऑप्शन जो है वीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर टिक करना है। क्या टिक करना है? वीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीसरी बार सवाल पूछा हुआ है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर कैन मेजर। एक डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर क्या मेजर करेगा? एसी पावर, एसी डीसी दोनों, डीसी या नन ऑफ दिस। आपको बताए थे डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो एसी डीसी दोनों मेजर करता है। डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट एसी डीसी दोनों मेजर करता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बोथ एसी एंड डीसी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में करा है कि इन डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर, डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर में क्या होता है सर? तो करंट कॉइल फिक्स होता है, पोटेंशियल कॉइल इज मेड फिक्स्ड। दोनों कॉइल में कोई भी, दोनों फिक्स होगा, एंड बोथ द कॉइल शुड बी मूवेबल। याद कीजिए डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट दो कॉइल था, एगो था करंट कॉइल, एगो था हमारा पोटेंशियल कॉइल। फिक्स्ड कॉइल को हम लोग बोले थे करंट कॉइल, और मूविंग कॉइल को बोले थे पोटेंशियल कॉइल। याद आ रहा है? अब जब फिक्स कॉइल को करंट कॉइल बोले, यानी कहीं ना कहीं करंट कॉइल फिक्स होता है, पोटेंशियल मूविंग कॉइल को पोटेंशियल कॉइल बोले, यानी कहीं ना कहीं पोटेंशियल कॉइल मूविंग होता है। तो यहाँ पर देखिए करंट कॉइल इज मेड फिक्स, तो करंट कॉइल फिक्स होता है, तो ये हो सकता है। प्रेशर कॉइल इज मेड फिक्स, तो प्रेशर कॉइल मूविंग होता है, तो ये नहीं होगा। दोनों कॉइल फिक्स नहीं होगा, दोनों कॉइल मूव नहीं करेगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 11 का ए हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द प्रेशर कॉइल ऑफ इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर इज। इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में प्रेशर कॉइल कैसा होता है? तो आपको याद होगा, बताए थे कि जो प्रेशर कॉइल होता है इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर का, उसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से एक शेडिंग बैंड लगाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोग एक शेडिंग बैंड लगाते हैं यहाँ पर, और लगाने का पर्पस ये होता है कि उसको हाईली इंडक्टिव बनाया जाए। क्या बनाया जाए? हाईली इंडक्टिव बनाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 11 का ऑप्शन बी में देखेंगे तो बी में लिखा है हाईली इंडक्टिव, तो ऑप्शन बी क्या हो गया आपका? करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद यही क्वेश्चन में अगर एनर्जी मीटर का जगह वाट मीटर लिखा होता है कि प्रेशर कॉइल ऑफ इंडक्शन टाइप वाट मीटर, तो वहां पे हम लोग हाईली रेसिस्टिव टिक करते हैं, ठीक है। और वाट मीटर का जगह एनर्जी मीटर लिखा हुआ है तो हाईली इंडक्टिव टिक करेंगे, तो ये सब याद रखिएगा। 13 में कह रहा है क्रीपिंग इन ए सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर मे बी ड्यू टू। क्रीपिंग किसकी वजह से होता है सर? तो ओवर कंपनसेशन फॉर फ्रिक्शन होता है, वाइब्रेशन की वजह से भी होता है, ओवर वोल्टेज से भी क्रीपिंग होता है। तो ऑप्शन डी तीनों हो जाएगा, इसमें से ए बी सी तीनों आपका हो जाएगा। 13 का ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि ए डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर गिव्स रीडिंग। डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर क्या देता है? तो आपको शुरू में याद है जब वाट मीटर पढ़ाए थे उसमें भी आपको बताए थे कि हम लोग एवरेज वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज वैल्यू निकालते हैं, और एवरेज वैल्यू निकलता था हमारा वी आई कॉस फाइव, ठीक है। और वाट मीटर यही रीडिंग देता है वी आई कॉस फाइव। आपको याद होगा वहां पर निकला भी था पी प्रोपोर्शनल, पावर प्रोपोर्शनल वी आई कॉस फाइव, यानी कौन सा वैल्यू देता है? एवरेज वैल्यू देता है, एवरेज पावर देता है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 में चलते हैं। 15 में क्या कर रहा है? फॉर मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेसिस्टेंस। मीडियम रेसिस्टेंस के लिए किसका यूज करते हैं? आमीटर वोल्टमीटर नहीं करते हैं सर। सब्स्टिट्यूशन मेथड लो रेसिस्टेंस के लिए होता है।
उसके बाद व्हीट स्टोन ब्रिज ओम मीटर, दोनों मीडियम के लिए है, लेकिन याद रखिएगा कि सबसे जो मोस्ट सुटेबल मेथड है मीडियम रेसिस्टेंस के लिए वो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज नो कंट्रोलिंग डिवाइस, कौन से इंस्ट्रूमेंट में हम लोग कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं लगाते हैं। तो आपको याद होगा कि मूविंग आयरन टाइप में, एमआई टाइप में भी था, तो ये नहीं होगा। डायनोमीटर टाइप वाट मीटर में भी हम लोग स्प्रिंग लगाए थे, तो ये भी नहीं होगा। पावर फैक्टर मीटर में भी हम लोग डायनोमीटर टाइप है, इसमें भी आपको लगा होगा कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए कंट्रोलिंग डिवाइस, तो ये भी नहीं होगा। ओनली इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर ऐसा होता है जिसमें जो रोटेटिंग डिस्क होता है ना, वो रोटेटिंग डिस्क को फ्रीली मूव करने देते हैं, उसमें कोई भी कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं लगाते, कोई भी कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं होता है। यानी इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए क्या करा है 17 में कि मैगर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ, मैगर किसके लिए यूज करते हैं, तो हाई रेसिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए। किसके लिए, हाई रेसिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए, या फिर हम लोग बेसिकली इंसुलेशन रेसिस्टेंस के लिए भी मैगर का यूज किया जाता है। तो 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर अगला करा है फॉर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस द बेस्ट मेथड इज, कैपेसिटेंस के मेथड के लिए याद होगा आपको, कैपेसिटेंस के लिए बताए थे कि सब जो ब्रिज यूज करते हैं कैपेसिटेंस सी से शेयरिंग, सी से शेयरिंग, सी से शेयरिंग, शेयरिंग सी, शेयरिंग सी, शेयरिंग सी। तो आमीटर वोल्टमीटर रेसिस्टेंस के लिए होता है, गलत। वेन ब्रिज फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, गलत। मैक्सवेल ब्रिज आपका इंडक्टेंस के लिए होता है, गलत। शेयरिंग ब्रिज आपका कैपेसिटेंस के लिए होता है, तो आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि टाइम बेस्ड सिग्नल इन सीआरओ इज, सीआरओ के अंदर टाइम बेस्ड सिग्नल होता है वो एक साउटूथ सिग्नल होता है। याद है आपको बताया था कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट होता है, उस हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में हम लोग कुछ इस टाइप का सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक साउटूथ सिग्नल है, ठीक है। तो टाइम बेस्ड जनरेटर सीआरओ का एक साउटूथ सिग्नल देता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग, फ्रीक्वेंसी किसके द्वारा मेजर करते हैं, तो हाई ब्रिज से हाई इंडक्टेंस, शेयरिंग ब्रिज से कैपेसिटेंस, एंडरसन ब्रिज से याद रखने के लिए आपको बताए थे, एंडरसन में एल लगा दीजिए, लेंडरसन लेंडरसन, और एल से लेंडरसन, एल से लो, तो लो इंडक्टेंस के लिए हो जाएगा। ओनली वेन ब्रिज में, वेन में डब्ल्यू लगा हुआ है, और इसको हम लोग ओमेगा भी समझ लेते हैं, और ओमेगा का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या यूज करते हैं, वेन ब्रिज का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 20 सवाल था 2023 का। उम्मीद है आपको टोटल 20 का 20 क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो लगभग आपको सारे ईयर का दे दिए, 2023 का आपको दे दिए, 2022 का आपको दे दिए, उसके बाद 2019 दे दिए, 2000 आपको 18 दे दिए, 2000 आपको 17 दे दिए, 2000 आपको 15 दे दिए, ठीक है। अब टोटल आपको 6 साल का ऑब्जेक्टिव दे दिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी ईयर का है आपके पास, तो मेरे पास सेंड कर दीजिए, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, विद इन 1 आवर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिससे आप अपने एग्जाम में उसको फोकस कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।